नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरा टाइम वोट चोरी पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के सवालों का जवाब उन्होंने देने में बिता दिया। राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये धमकी भी दे दी कि या तो 7 दिनों में हलफनामा दो या फिर देश के मतदाताओं से माफी मांगो। ज्ञानेश कुमार के शब्द थे और मैं उनको कोट कर रही हूं कि या तो हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ज्ञानेश कुमार ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि रविवार 17 अगस्त को जब बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है तो चुनाव आयोग ने रविवार को ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी। ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि एसआईआर की कवायद इतनी जल्दी क्यों की जा रही है। वोटर लिस्ट चुनाव से पहले दुरुस्त होनी चाहिए या बाद में। चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा। जन प्रतिनिधित्व कानून कहता है कि आपको हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट दुरुस्त करनी है। ये चुनाव आयोग की कानूनी जिम्मेदारी है। फिर सवाल उठा कि क्या चुनाव समिति बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा वोटरों तक पहुंच पाएगी। तो उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि काम 24 जून को शुरू हुआ था, पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक पूरी हो गई थी और उन्होंने इस सवाल का भी माकूल जवाब नहीं दिया कि बिहार में एसआईआर के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों। फिर उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आरोप लगाए गए थे कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई। जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्तियां समय पर क्यों नहीं जमा की गई। जब नतीजे आए तब कहा गया कि ये गलत है। आज तक महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक भी मतदाता का नाम सबूत के साथ नहीं मिला है। चुनाव हुए 8 महीने हो गए हैं। ये भी पूछा गया था कि आखिरी 1 घंटे में इतनी वोटिंग कैसे हुई। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि अगर 10 घंटे वोटिंग होती है तो औसत हर घंटे 10% होता है और किसी भी बात को 10 बार 20 बार कहने से वो सच नहीं हो जाता। सूरज पूरब से ही उगता है, किसी के कहने से वो पश्चिम से नहीं उगता। ये सारी बातें आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही थी। लेकिन कितनी कन्विंसिंग थी आज ज्ञानेश कुमार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हमारे साथ है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर गर्ग, कितनी कन्विंसिंग थी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार की? सर जी। और देखिए नीलू जी, मेरे को तो ऐसे लगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे लिए करनी थी, लोगों को ये विश्वास, ये यकीन दिलवाने के लिए कि भाई मैं निष्पक्ष हूँ, आपका वोट कहीं नहीं जाएगा, आपके वोट से कोई खिलवाड़ नहीं होगा और मैं कानून के हिसाब से काम कर रहा हूँ। ये कानून है, उसी हिसाब से कर रहा हूँ। उसने ये बातें नहीं कही। उसने क्या कहा है, हम ऐसे काम करते हैं। सो वो एक पब्लिक रैली की तरह बात की है। उसने उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में बात नहीं की। एक तो दूसरी बात, उसने कोशिश की है कि मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं। उसने एलिगेशन को जस्टिस उसकी स्पष्टीकरण देने की बात नहीं करी, काउंटर एलिगेशन लगाया है। जैसे मेरे पे कोई दोष लगाए, मैं उस पर दोष लगा रहा हूँ कि वो ऐसे करता है, ऐसे कर। दोष का ही नहीं, आपने भी अब बताया है, दोष का ही नहीं बल्कि वो दूसरा जो दोष लगा रहा है उसको एक धमकी भी दे रहा है कि देखिए आप ऐसे करना, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा। सो इसलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मिस्टर गणेश कुमार एंड हिज कोलीग्स, वो सब लोग जो बैठे थे वहां, उससे ऐसे महसूस हो रहा था कि गणेश कुमार एक पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहा है। पॉलिटिशियन तो ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उनको तो रैली में एड्रेस करना होता है। लेकिन जो एक अफसरशाह है, कई लोगों ने उसको, चाहे वो चोन कमीशन है तो अफसरशाह ना, अफसरशाह सच में कानून की बात करने की कोशिश करते हैं। उसने कानून की बात नहीं करी, उसने कानून को लुकोया है। वो बोलता है मैं कानून के हिसाब से काम करता हूँ। वो बोलता है कि दूसरे मेरे पे झूठा एलिगेशन दोष लगाते हैं, इसलिए शब्द पत्र डालें। तो गणेश कुमार शब्द पत्र डाल देना कि मैंने जो किया है कानून के मुताबिक किया है। अगर मैंने गलत किया हो कानून के विरुद्ध तो मेरे को सजा दी जाए। डाले इस पत्र, मैं दिखाने को तैयार हूं कि इसने कानून का कोई पाठ भी नहीं किया, इसने सब कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। ये बात मत है। अब जब एक शासक, एक किस्म का वो शासक ही बन गया वोटर का, अब वो शासक बन के बोलता है कि देखिए मेरी बात को मानते जाओ, मैं आपको ऐसी जो है माया जाल दिखाता रहूंगा। अगर आप बोलेंगे, आप अपना जुबान खोलेंगे
तो फिर अंदर जाएगी। ये तौर तरीका चुनाव आयोग वाला नहीं था। ये तौर तरीका एक अच्छे ब्यूरोक्रेट वाला भी नहीं था। ये चुनाव तरीका, ये जो तौर तरीका उसका था, कहना बहुत मुश्किल लगता है। मैंने तो कई गली में खड़े लोग जो बोलते हैं ना, सचमुच में इतना इधर उधर की बातें करते मैंने बहुत कम देखे अपने जीवन में। अब गणेश कुमार सोचे, उसके गर्ग कलीग उन्होंने सोचे ये ना भी कि कहा, उन्होंने क्या किया। डॉक्टर गर्ग आज ज्ञानेश कुमार ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग के कंधे से पॉलिटिकल पार्टीज गोलियां चला रही हैं, वोटर्स को टारगेट कर रही हैं। इसका क्या मतलब था जब उन्होंने कहा तो? जी। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि इस बात को भी उल्टा के कर रहा है वो। उसको मालूम है कि उसके कंधे पे किसकी गोली लगी हुई है, किसकी गोली है उसके कंधे पे, उसको मालूम है। और वोटर के कंधे पे भी किसकी गोली है, वो भी उसको मालूम है। और उस गोली का वो आप ही खुद ही एक भाग है, उसका हिस्सा है। तो अब उसको दूसरों को धोखा देने के लिए, मैं ये शब्द भले ही ये लगता हो कि अनपार्लियामेंट्री टाइप है, लोगों की आंखों में धूल तोड़ने के लिए, धोखा छोड़ना भी हो, धूल जोड़ने के लिए वो लोगों को ये चिल्सन दिखा रहा है कि नहीं देखिए मेरे पे बगैर कारण के प्रेशर डाला जा रहा है, मेरे सिर पे गन रखी हुई है, वोटर को खराब करने के लिए कोशिश की जा रही है। ही इज ट्राइंग टू से दैट, जबकि बात उल्टी है। बात ये है कि 65 लाख वोटर जो हैं, वो ये जवाब मांगते हैं कि भाई तेने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद लिस्ट डालने का वायदा किया, पहले लिस्ट क्यों नहीं डाली? तो बोलता है 7 करोड़ में जाके अपना नाम ढूंढो है भी कि नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? कितने लोग तो निरक्षर है। इसकी अपनी ड्यूटी थी कम से कम ये तो बोल देता कि ये भाई ये 65 लाख लोग हैं, इनकी ये आज भी नहीं बताया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बताना चाहिए था कि देखिए हमसे पहले नहीं पड़ा, अब ये हमने डाल दिया, ये भी नहीं बताया। क्या क्या डाल दिया, किसका कारण डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट तो आदेश हो गया है, तो वो तो डाल नहीं था। सो जब वो अपना काम, वो बोलता मैं अपने कानून के हिसाब से करता हूँ, कानून मेरे को इजाजत है। आज क्यों नहीं उसने स्पष्ट किया कि कानून में मैं जब ये डिलीट कर देता हूँ, मेरे को अधिकार है, वो बोलता है मेरे को अधिकार है, अधिकार ही नहीं ड्यूटी है मेरी कि मैं चुनाव के पहले मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करूं। बोला है ना, तो पुनर्निरीक्षण तो कर लिया था। ये जनवरी 2025 में पुनर्निरीक्षण इसने कर लिया बिहार की चोन के लिए, और उसके लिए वोटर की गिनती भी बता दी। 7 करोड़ 69 लाख 69,844। जब वो गिनती बता दी, पुनर्निरीक्षण होगा, दोबारा क्यों किया वो ये बता नहीं रहा। फिर एसआईआर कर रहा है, उसने क्यों नहीं बताया कि लोग मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं कि एसआईआर का कोई प्रोविजन नहीं है, उसने नहीं, जनता को लेकिन बताया। आपको कहीं न कहीं ये लगा कि क्या सवाल भी बहुत ज़्यादा पिन पॉइंटेड और डायरेक्ट सवाल नहीं किए गए थे, सिवाय 2 या 3 जर्नलिस्ट के जिन्होंने डायरेक्टली पूछा। अदरवाइज़ जितने जर्नलिस्ट भी सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने गोल-मोल करके ही सवाल पूछे। बिल्कुल डायरेक्ट नहीं, हिटिंग जो सवाल थे, वो नहीं पूछे गए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या आपको ये सुनकर नहीं बिल्कुल नहीं, लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस को? बिल्कुल नहीं। मैं सुना है 2-3 के सिवाय जिन्होंने पूछा कि जी अखिलेश यादव ने तो एफिडेविट फाइल किया है, नवीन पटनायक तो किया है, उसके सिवाय किसी ने। मेरे को तो ऐसे लगा जैसे मोदी जी से पूछ रहे हैं जी आपके ना कैसे छीलते हैं, कैसे पील करते हैं खाने के लिए, ऐसे ही उससे कर रहे थे, जैसे वो सिलेक्टेड पत्रकार। एक बात और बताऊं मैं नीलू जी, अपने दर्शकों के लिए, ये इसके पहले ये ना कुछ सिलेक्टेड कुछ पत्रकार इनकी लिस्ट पे हैं, उनमें से भी कुछ फर्दर सिलेक्ट किए इन्होंने, केवल उनको अंदर से लीक करते थे खबर, सूत्रों के हिसाब से। अब उनको ही इन्होंने ज्यादा को बुलाया, बाकियों को भी कुछ को बुलाया है। जब पत्रकारिता में ऐसा जो कहे सत्तर आ गया है कि उसको आप सवाल कर ही नहीं रहे, प्रश्न ही नहीं कर रहे कि ये भाई बताइए, आप बोलते हैं कि उनका ड्रेस नहीं है, सड़कों पे रहते हैं, आपने सुना ही होगा, मैंने तो सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुल के नीचे रहते हैं, अब उनका क्या एड्रेस है? भाई उनको बेघर तो लिख सकते हैं ना। नहीं, उन्होंने कहा कि जिनका घर नहीं होता है, उनको हम उनका एड्रेस 0-0 लिखते हैं। नहीं, यही ये गलत है, 0-0 नहीं लिखा जा सकता, उसको लिखना होगा बेघर, ताकि लोगों को पता लगे कि ये बेघर है वोटर। बेघर लिखना, ये बेघर यहाँ नहीं है, अमेरिका में कितने लोग बेघर हैं, उसको लिखो बिल्कुल। बेघर। और दूसरा दूसरा उसने बोला कि जी देखिए डुप्लीकेट वोटर होते हैं, किसी का बात कोई सही जवाब नहीं दिया। जब उसने बोला 0-0 वाली बात है, केवल यही नहीं बोला कि जो बेघर है उनका है, क्योंकि बेघर तो उसने 1 लाख बोले हैं, 0-0 तो कितनों में लिखा हुआ है। उसने बोला कईयों का नंबर नहीं होता,
गांव में नंबर नहीं होता। कई इलीगल कॉलोनी सुना होगा आपने, इस बात मैंने सुनी है कि इलीगल कॉलोनी होती है, वहां नंबर नहीं होता। उसको कहाँ लिखा है कि उसने घर का मकान का नंबर जरूर देना है? उसको कहीं ना कहीं तो पत्थर जाता होगा ना, डाक से पत्थर जाता है उसके घर में, कोरियर से पत्थर जाता है, बैंक से कोई पत्थर जाता है, कोई ना कोई तो उसका एड्रेस होगा। वो एड्रेस लिखे, क्या बात क्यों गड़बड़ हुई है? क्योंकि जो बिल्कुल। साक्ष्य लिखे हैं कानून में वो इसने लिए नहीं। अब अपनी मनमर्जी की है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश याद है, पर वो हम्म। असफल हुआ है। मेरे को एक लाइन में कहना हो तो बुरी तरह सफल हुआ है। बड़े ही अपने जर्नलिस्टों को बुला के उसने जो भी बोल दिया, भले ही उसने सवाल का जवाब उनको सवाल नहीं किए, लेकिन जनता तो सुन रही है ना। बिल्कुल जनता ठीक है। इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी वो समझ रहा है। उसने हाँ। जनता को जो कन्विंस करना था, वो इवन पॉलिटिशियन पार्टी जो अपोजिशन है उसको भी एड्रेस नहीं कर पाया। मेरे को ये ऐसा लगता है ठीक है। कि वो अपोजिशन को भी एड्रेस नहीं कर पाया, वो लीगल फ्रेटर्निटी को भी एड्रेस नहीं कर पाया। वो आप जैसे जो मीडिया कर्मी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी थे, जो मीडिया चला रहे हैं, उनको भी कन्विंस नहीं कर पाया। उसने ठीक कहा है। बोला कि जी हमने, हाँ। एक लाइन में बस, उसने कहा बोला कि हमने अजीत अंजम पे एफआईआर क्यों की? क्योंकि जो मीडिया में सवाल है, एसआईआर बिहार से जुड़ा हुआ है। डिड से कि वे हमने ऐसे ऐसी बातें थी, ऐसे हुआ, ये हुआ। थोड़ा मीडिया को एड्रेस कर रहा है। नहीं, मीडिया वालों ने पूछा, भैया आप मीडिया वाले तो बात करते हैं आपको सच दिखाने की, तो आप बिल्कुल उनको बिल्कुल। धमकी देते हैं। नहीं नहीं, ये बात तो सही है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही सवाल भी शायद पूछे नहीं गए। सिद्धार्थ, आपको क्या लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर कि ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी कन्विंसिंग थी? क्या वो लोगों को कन्विंस कर पाए, या फिर आज लोगों में यही इंप्रेशन जाएगा कि वो बीजेपी की भाषा में बोल रहे थे? और जो ये एलिगेशंस लग रहे हैं कुल्यूजन के, कि बीजेपी और चुनाव आयोग एक साथ मिलकर ये धांधलेबाजी कर रहे हैं, क्या आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये चीज और पुख्ता होती हुई नजर आई? जी सिद्धार्थ। देखिए, भारत में कोई क्रिकेट मैच होता है ना, तो खिलाड़ी आते हैं, उससे पहले अंपायर आता है। जैसे ही अंपायर आता है, पूरा स्टेडियम ताली बजाता है। अब सोचिए कि अंपायर पर ताली इसीलिए बजती है क्योंकि वो अंपायर को देखते ही लोगों को भरोसा हो जाता है कि हाँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है और इसमें एक भी अंपायर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। अंपायर कहीं बाहर से आया हुआ है, साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा अंपायर है। मान लीजिए अंपायर ही गलत आएगा तो लोग उसी समय हुटिंग करना शुरू कर देंगे ना। तो अंपायर कैसा है उस पर निर्भर करता है। आज जो चुनाव आयोग जो एसआईआर नाम की प्रक्रिया किया है, आज उस चुनाव आयोग से बिहार के 65 लाख मतदाताओं के मन में एक सवाल था कि मेरा वोट जो कट गया, और कटा मतलब पिछले साल, एक साल पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो मैंने मोदी जी को वोट डाला था, इस बार मेरा नाम कट गया है। क्या चुनाव आयोग एक बार भी बोलेगा कि आपका जो वोट कट गया है वो हमारी गलती से कटा है, या किसी की भी गलती से कटा हो, वो ठीक हो जाएगा? जनता को उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जनता को तो कोई आश्वासन दिया नहीं। क्योंकि बिहार, ये तो ऐसा हो गया कि चुनाव आयोग आज बार बार बोल रहा था कि 7 करोड़ वोटरों का हमारे प्रति विश्वास है क्योंकि उनका नाम आ गया है। ये तो ऐसा ही हुआ, 7 करोड़ वोटरों का नाम तो आ गया लेकिन 65 लाख वोटरों का नाम भी कट गया। इसका मतलब ऐसा है कि आपने अपने यहाँ एक ड्राइवर को रखा है जो 9 दिन तक अच्छी तरह से गाड़ी चलाता है और हर 10वें दिन गाड़ी ठोक देता है। कितने दिन आप ऐसे डॉक्टर ड्राइवर को रखेंगे जो कि जिसका क्रैश रेट 10% हो, हर 10वें दिन वो गाड़ी ठोक दे? तो आप एक महीने भी वैसे ड्राइवर को रखेंगे क्या? और वो ड्राइवर इतना तेज है कि जिस दिन ठोकता है उसकी चर्चा नहीं करता है, कहता है देखो 9 दिन मैंने अच्छे से गाड़ी चलाई। लेकिन जो ठोकवाया है ना, तो 10वां दिन का सवाल उठ रहा है। 65 लाख लोगों के मन में कुछ सवाल है, उसका तो जवाब दिया नहीं। होता यह है कि जिस मैच में बल्लेबाज टीम को जिताने के बदले खुद का विकेट बचाने के लिए खेले, तो मतलब वो टीम हार रही होती है वो मैच। आज चुनाव आयोग ने अपने प्रेस वार्ता में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को निष्पक्ष चुनाव का आश्वासन देने के बदले 1 दर्जन विपक्षी राजनीतिक दलों के आरोपों का विशुद्ध कानूनी जवाब दे दिया। इसका मतलब मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट है, उसके सरकारी आकाओं ने केचुआ को अपने हाल पे छोड़ दिया है एसआईआर पर। अब वो जो हाल होगा वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। और केचुआ के जो सदस्य हैं वो एक संवैधानिक संस्था की तरह बात करने के बदले आईएएस ऑफिसर की तरह अपने कारनामों को ना कानूनी ढाल पहनाने का, कानूनी ढाल से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रज्वल रेवन्ना ने भी ना यही कुतर्क दिया था कि बलात्कार इतने समय के बाद, बलात्कार कभी हुआ था तो इतने समय के बाद शिकायत क्यों हुई? तो ऐसा तर्क जो देते हैं ना उनको जेल हो जाती है। एक साधारण सा फॉर्मूला मेरे ख्याल से फेडरल देश के दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए, जान लेना चाहिए। कोई एक सज्जन व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा अपने कर्तव्यों की चिंता करता है, वो कभी अधिकारों की बात नहीं करता।
और एक जो धूर्त व्यक्ति होता है हमेशा अपने अधिकारों की बात करता है और सज्जनों को वो कर्तव्य का उपदेश देता है। जैसे आज केंचुआ दे रहा था, वो कई बार कह रहा था कि उसके पास क्या अधिकार है, पर क्या ये कहा एक बार भी कि निष्पक्ष चुनाव का कर्तव्य भी वो निभाएगा? वो अपने अधिकारों की तो बात कर रहा था, लेकिन एक बार भी अपने कर्तव्य की चर्चा उसने नहीं की। उल्टे उसने बिहार के 65 लाख सज्जन, गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, वोट कट्टल जनता, बिहार में इसको वोट कट्टल जनता बोलता है, जिसका वोट कट गया है, उसको कानून की सारी जटिलता बता दी। गणेश जी ने एक बार बोला भी कानून बहुत जटिल है। केचुआ ने कानून की 65 लाख गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी जनता को कानून की सारी जटिलता बता दी, जो जनता खुद बेचारी बाढ़ से जूझ रही है। वो सारे कानूनी पेचीदगी वो पूरा कर ही नहीं सकती है, कैसे करेगी? आप एक ऐसी चीज उनको समझा रहे हो जो उनके समझ से बाहर है, और वो बाढ़ में जूझ रहे हैं, वो करने से वो रह गए। तो केचुआ ने एक बार भी नहीं बताया कि जब भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो वैसी स्थिति में बिहार में वोटर घट कैसे सकते हैं? दिल्ली में भी तो ऐसे ही वोटर घट गए थे। क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली चुनाव के समय कानून के अनुसार, ये बार बार जो कानून की बात करते हैं, दिल्ली चुनाव के समय कानून के अनुसार दो संवैधानिक मुख्यमंत्री केचुआ के दफ्तर में जीवित कटे हुए वोटरों की शिकायत लेके गए थे ना? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई 64 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कैसे काट दिए गए। अब इसका कोई भी जवाब, हो सकता है मैंने ही मिस कर लिया, और इसलिए मैं आप दोनों से पूछूंगी। सिद्धार्थ, आपके पास पहले आती हूँ। क्या ज्ञानेश कुमार के पास कोई भी इस बात का जवाब था कि इतने लाख वोटरों के नाम क्यों कट गए? उन्होंने कहा अरे माइग्रेशन हो जाता है, फिर हम उसको वीड आउट करते हैं। उन्होंने कहा माइग्रेट करके लोग चले जाते हैं, उसके बाद फिर वोटर लिस्ट को साफ किया जाता है, और ये तो हमें चुनाव के पहले ही करना चाहिए, चुनाव के बाद क्यों करें? एक तरीके से वो एसआईआर को जस्टिफाई कर रहे थे कि ये केवल और केवल मिथ है, कि ये बड़े हम जल्दबाजी में कर रहे हैं, ये तो चुनाव के पहले ही हमें करना चाहिए। जी सिद्धार्थ। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी कमियां भी आज गिना दी, घुमा फिरा के गिनाई है, हम लोगों ने ध्यान से सुना नहीं। आज केचुआ ने यह बताया कि उसके पास केवल 800 कर्मचारी हैं, और वो 800 कर्मचारी इस देश का 100 करोड़ वोट संभालते हैं। अब दर्शकों को सोचना है कि एक केचुआ कर्मचारी 12.5 लाख वोटरों का हिसाब कैसे रख सकता है? भगवान के अवतार राम जी की वानर सेना तक में 12.5 लाख योद्धा नहीं थे, तो जो राम जी काम नहीं कर सके वो उनके भक्त कैसे करेंगे? ये मेरी समझ में नहीं आया। खुद केचुआ बोल रहा है, तो खुद आज वो केचुआ बोल रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं ना वो एक असंभव काम है, फिर भी कानून की फलाना 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 धारा के अंतर्गत मैं सही कर रहा हूं। मेरे ख्याल से इस केचुआ के जो आका है ना, जिसको हम भाजपा का इकोसिस्टम बोलते हैं, भाजपा के शीर्ष नेता हैं, उन लोगों ने केचुआ को एसआईआर के मामले में अपने हाल पे छोड़ दिया है। उसको कहते हैं ना कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम, वैसा चढ़ा दिया है। अब इन आईएएस ऑफिसरों को पता हो गया कि अब हम मतलब क्या कहते हैं, चुनाव संवैधानिक संस्था तो छोड़िए, मेरी नौकरी पर आने वाला है, क्योंकि परसों हमको सुप्रीम कोर्ट में ये 65 लाख नाम भी देने हैं, और नाम के साथ साथ कारण भी देना है। और जैसे ही कारण दूंगा, ये 65 लाख लोग आ जाएंगे पुलिस स्टेशन में कि मेरा तो वोट चोरी हो गया। तो उससे बचने के लिए पहले से वो एक इंश्योरेंस ले रहे हैं माई लॉर्ड्स के साथ, न्यायपालिका के सामने, कि देखिए सर, अगर गलती भी किया है ना हमने, तो कानून की फलाना धारा के अंतर्गत किया, इसलिए हमको मत पकड़िए, कानून वैसा लिखता है इसलिए कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरी समझ है ना, ये एसआईआर उल्टा तीर पड़ चुका है भाजपा के ऊपर, और भाजपा को पता लग गया है, भाजपा हाथ धो के निकल चुकी है। उसने चुनाव आयोग को कहा ये तुम्हारा काम है, ये गरम गरम आलू है, तुम पकड़ो, तुम्हारा काम जाने। और चुनाव आयोग कह रहा है कि हम चुनाव आयोग तो बाद में है, पहले आईएएस ऑफिसर है, अपनी नौकरी बचाओ। तो परसों कोर्ट में आने वाला है, तो पहले पहले बता देते हैं, देखिए सर, ये कानून के अंतर्गत लिखा था ना, हमने इसलिए किया, अब गलत हुआ तो मेरी गलती नहीं है, कानून को पकड़िए जाके। तो ये जो एक अंधेर नगरी चौपट राजा का किस्सा है ना, उसमें था कि फंदे के क्या कहते हैं, मुजरिम के साइज का फंदा खोजने के बदले पहले फंदा बना लिया गया, उसके साइज का गर्दन खोजा गया। तो फंदे के साइज का जब गर्दन खोजा गया ना, तो राजा का ही गर्दन उसमें फिट हुआ। तो मेरे ख्याल से उड़ता तीर काफी बड़ा ले चुके हैं ये। बाकी मेरे ख्याल से गर्ग साहब इसको अच्छे से समझा देंगे। हाँ नहीं, मैं अंतिम कमेंट अब गर्ग साहब से ही लूंगी कि गर्ग साहब, जब आज ज्ञानेश कुमार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने यहाँ तक ये भी राहुल गांधी को धमकी दे डाली बिना नाम लिए कि भाई आपके पास तीसरा विकल्प नहीं है, या तो आप माफी मांगिए और या तो एफिडेविट दीजिए। अब इसका फाइनल इम्पैक्ट आप क्या होता हुआ देखते हैं डॉक्टर गर्ग? बहुत संक्षेप में, उसके बाद कार्यक्रम खत्म कर दीजिए। देखिए नीलू जी, मैं 2-3 मिनट में बात करूंगा। सिद्धार्थ जी ने बहुत कुछ बता दिया है। एक तो मेरे को ये महसूस हो रहा है, सरकार में काम करने के बावजूद, करने के कारण,
कि जो आज चुनाव आयोग ने कहा है वो उसको सुप्रीम कोर्ट में बचा नहीं पाएगा। वो बल्कि ऐसी गलत बयानी कर रहा है जिससे वो खुद फंसेगा जाल में। वो इन्होंने बता ही दिया, फंदा उसी के गल में फंसेगा। बना तो दूसरे के लिए रहा है, वो खुद ही फंसेगा राजा। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो वो कानून के शेल्टर लेने, कानून का शेल्टर तो ले तो मान लेते हैं, वो आज कानून का भी शेल्टर ठीक नहीं ले रहा। वो ऐसा है ब्यूरोक्रेट जो अपने बाबू के कहने से मान लेता है कि कानून ठीक है। वो खुद कानून पढ़ लेता तो शायद ये शेल्टर ना लेता, क्योंकि उसके पास और विकल्प थे। लेकिन इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी से गाइड हो रहा है अभी भी, चाहे उन्होंने छोड़ ही दिया हो, गाइड फिर भी कहीं से हो रहा है। उन्होंने जो बताया इसने बोल दिया। आज चुनाव आयोग ने जो लोगों को एड्रेस करना था, जो सुप्रीम कोर्ट को मानने को बोलना है, लोगों का बिहार का था ये मामला। बिहार का किसी को नहीं था कि राहुल गांधी के बारे में एड्रेस करे। उसका ड्यूटी ये बनती थी कि जी देखिए आपका नाम निकल गया है। अब उसने क्या बोला है लोगों को निराश किया है। इसकी बड़ी जटिल प्रक्रिया है जिससे वो आप दोबारा आ सकते हैं। जबकि वो प्रक्रिया जटिल है, उसने मना कर दिया कि हम आपको नहीं लेंगे। जबकि ये कानून के हिसाब से नहीं है। कानून ये कहता है कि उस जटिल प्रक्रिया में तो उसने जाना है जो पहली दफा का वोटर है, जिसका नाम 1-2 उस तरीके से, जिसका नाम किसी की शिकायत से कटा है, उसके लिए जटिल प्रक्रिया है। कोई शिकायत करता है कि इसका नाम कटो। जो चुनाव आयोग रिवीजन करता है उसमें वो जटिल प्रक्रिया नहीं है, वो नियम में लिखा हुआ है। वो 12 में मैंने पहले भी बताया बहुत से लोगों को जहाँ। तो उसका आज बताने का ये आदेश है कि मैं तो ये मानूंगा नहीं कानून को, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैं कानून मान रहा हूँ। ये बात हमें समझनी होगी। आज वो सफल नहीं हुआ अपनी उम्मीद में। कोई बोलेगा सिद्धार्थ जी तो पहले ही उसके खिलाफ बोलते हैं, नीलू जी तो पहले ही प्रोग्राम उसके खिलाफ बोलते हैं, प्यारलाल का तो काम ही यही है कि उसके खिलाफ ही बोलना है। नहीं, अगर वो अपने आप को डिफेंड कर सकता आज चुनाव आयोग के रूप में निष्पक्ष चुनाव, तो मैं बहुत खुश होता। लेकिन चुनाव निष्पक्ष चुनाव आयोग भी छोड़ो, ब्यूरोक्रेट के रूप में भी जो जो निष्ठावान होता है देश के लिए, उस रूप में भी अगर वो अपने को बचाव कर सकता, तो भी मैं अच्छा, चलो बहुत अच्छा हुआ, कुछ तो किया। आज वो कुछ भी नहीं किया। आज वो बच्चा बन गया, जो बच्चा सभी सब्जेक्टों में फेल हो जाए, लेकिन लोगों को बोलता है मैंने तो इतनी कॉपियाँ भरी थी, आपको मालूम नहीं मैं रात को लिखता रहा, आपको मालूम नहीं मैं कहाँ इतने खाली नालियाँ टप-टप के नाक के फांद के आगे पहुँचा था, आपको मालूम नहीं मैं सोया नहीं रात को। तो ये वो बातें ये करता रहा है। उसने ये नहीं बताया कि मैं पेपर में सब कुछ गड़बड़ करके आया हूँ। इसलिए वो ये असफल है, बुरी तरह से असफल है मेरे हिसाब से। ओके, चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गर्ग, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।